फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आईटी और आईटीईएस के बारे में पढ़ लिया था कि आईटी क्या होता है और आईटीईएस का मतलब क्या होता है। आज हम एक ऐसे विषय में के बारे में चर्चा करेंगे या एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोग आईटीईएस पढ़ रहे हैं। इस आईटीईएस में आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्या क्या आना चाहिए, वह कहाँ कहाँ काम कर सकता है, कौन कौन से काम कर सकता है, यह सब कुछ आपको इस विषय में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अब यह डेटा एंट्री ऑपरेटर और आपके विषय से जुड़े अन्य लोग कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, यह भी तो एक सोचने वाली बात है। तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हर उस जगह पर काम कर सकता है जहां पर डेटा एंट्री की जरूरत होती है, जहां पर ऑनलाइन काम होता है। इसी तरीके से एक और जगह है जहां पर आप लोग काम कर सकते हैं, जिसे हम बीपीओ कहते हैं। आज हम बीपीओ के बारे में ही बात करेंगे कि बीपीओ क्या होता है और बीपीएम क्या होता है। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीपीओ और बीपीएम। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यह इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। ठीक है। बी का मतलब बिजनेस, पी का मतलब प्रोसेस और ओ का मतलब आउटसोर्सिंग। अब यह शब्द आपके लिए नया शब्द होगा कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब हम सब समझते हैं, कोई काम, कोई व्यवसाय। ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब वहां जो भी काम होता है उससे, उस बिजनेस से, उस व्यवसाय से जुड़ा काम कैसे किया जाता है, वह काम, क्या क्या काम होता है, इसके बारे में जानकारी। ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, यह एक हमारे सामने प्रश्न है कि आउटसोर्सिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस आउटसोर्सिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि बीपीओ क्या होता है। कभी कभी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कोई एक विशेष काम कर रही होती हैं, लेकिन उस एक विशेष काम से जुड़े कुछ और काम भी उन्हें देखने होते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है कि उनके काम से जुड़े हुए दूसरे जितने भी काम हैं उन सबके लिए वह किसी दूसरी कंपनी को हायर कर लेती है, मतलब अपना काम उन्हें दे देती है कि आप लोग यह काम कीजिए। ठीक है। इसका एक उदाहरण समझें तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है आपके मोबाइल नेटवर्क की कंपनी। आपके मोबाइल नेटवर्क की कंपनी का क्या काम है कि हर जगह आपको नेटवर्क प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है ना। अलग अलग जगह टावर लगाते हैं, अलग अलग जगह अपना नेटवर्क बिछाते हैं, केबल डालते हैं, है ना। तो यह उनका मुख्य काम है। लेकिन क्या हुआ, मान लो आपको उस कंपनी से कोई शिकायत हुई। आप क्या करते हैं, उसके कस्टमर केयर पर फोन लगाते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन क्या यह काम भी कंपनी ही करेगी कि आपने जिसे फोन लगाया है वह फोन कंपनी में लगा,
फिर वहां पर आपकी बात हुई, उन्होंने आपकी शिकायत दर्ज की, फिर उस शिकायत के ऊपर काम किया और उसे सुलझा दिया। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि यह सारा काम कौन कर रहा है? आपकी नेटवर्क कंपनी कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसी को फोन लगाया था, है ना। लेकिन क्या हो रहा होता है कि हमारे फोन और नेटवर्क कंपनी के बीच में एक और कंपनी काम कर रही होती है, जिसका क्या काम है? उसका सिर्फ इतना सा काम है कि वह आपके द्वारा किए गए फोन कॉल्स को रिसीव करती हैं, आपकी शिकायत दर्ज करती हैं और उस दर्ज की गई शिकायत को कंपनी के पास पहुंचाती हैं। आप डायरेक्ट कंपनी में बात नहीं कर रहे होते। आप किनसे बात करते हैं? आप एक दूसरी कंपनी में बैठे किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं। अब वह जो कंपनी है, जो थर्ड कंपनी हो गई, जो थर्ड पार्टी हो गई, वह कंपनी किसके लिए काम कर रही है? आपके नेटवर्क कंपनी के लिए काम कर रही है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है, आपको एयरटेल में कोई शिकायत है, आपके पास नेटवर्क नहीं आ रहा या इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप कस्टमर केयर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। जब आप शिकायत दर्ज करवाएंगे तो आपको तो यही लगेगा कि आपने कहां शिकायत दर्ज करवाई है? एयरटेल के कंपनी में, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा होता है कि वह शिकायत एक दूसरी कंपनी के पास जाती है, वह आपकी पूरी शिकायत दर्ज करती है। उसके बाद में आप जैसे कई सारे जो दूसरे यूजर्स होते हैं, उनके द्वारा दी गई शिकायतों का एक पूरा डेटा तैयार करके वह एयरटेल को भेज देती है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एयरटेल का मुख्य काम क्या है? एयरटेल का मुख्य काम है आप लोगों को बेहतर नेटवर्क देना, इसीलिए वह अपने मुख्य काम पर फोकस रहते हैं। और आप लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दूसरी कंपनी को हायर कर लिया, एक दूसरी कंपनी को अपॉइंट कर लिया कि आप लोग हमारे कस्टमर्स की शिकायतों को सुनिए और उन्हें जो शिकायतें हैं उसका एक डेटाबेस बनाकर हमें देते जाइए। ठीक है, अब ये ऐसी कौन सी कंपनियां आ गई जो फोन कॉल्स रिसीव करती हैं और शिकायतों का निराकरण करती हैं? तो ऐसी कंपनी को हम कॉल सेंटर कहते हैं। आपने यह शब्द शायद सुना होगा, शायद आप लोगों ने इस शब्द को सुना होगा, कॉल सेंटर। ठीक है, कॉल सेंटर्स कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। वह बड़ी बड़ी अलग अलग कंपनियों के लिए काम करती हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की एयरटेल के बारे में, तो एयरटेल क्या करता है? अपनी शिकायतों आपको जो भी एयरटेल से शिकायत है, अपने उपयोगकर्ताओं के लिए वह अलग अलग कॉल सेंटर्स को हायर करता है, अपॉइंट करता है कि आप लोग हमारे उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को सुनिए और उनका एक डेटा, उनकी एक जानकारी बनाकर हमें देते जाइए, ताकि हम अपने उन उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को सुलझा सकें। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई एयरटेल वालों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो भी फोन कॉल्स भी सुनते जाएं। उनका मेन काम है अपने नेटवर्क को बेहतर बनाए रखना। ठीक है, यह एक उदाहरण है, इसे एक उदाहरण के तौर पे आप लीजिए। ऐसी अनेकों कंपनियां हैं और ऐसे अनेकों कॉल सेंटर्स हैं जो अलग अलग कंपनियों के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सैमसंग कंपनी का नाम सुना होगा, अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं उसके, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, यह सब कुछ आता है।
इसी तरीके से एलजी के भी आते हैं, पैनासोनिक के आते हैं, यह अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, तो यह कंपनियां अपना काम कर रही होती हैं और अपने शिकायतों के लिए अपने उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए यह कॉल सेंटर्स को अपॉइंट करती हैं। अब ये कॉल सेंटर्स की कंपनी में क्या होता है, हम कह रहे हैं कि ये कंपनी है जो कॉल सेंटर की तरह काम करती है। वहां पर कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं और उनका मुख्य काम क्या है, जो भी फोन आता है उसे सुनना, उनकी क्या शिकायत है उसे दर्ज करना और उन्हें सुलझाने की कोशिश करना। यदि कोई बड़ी शिकायत होती है जो उनके यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकती, जो वो नहीं सुलझा सकते, तब वो आपकी कॉल को कहाँ भेजते हैं, आपकी मुख्य कंपनी के पास भेज देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कंपनियों को हम क्या कहते हैं, कॉल सेंटर कहते हैं। और यही कॉल सेंटर्स क्या कहलाते हैं, बीपीओ। अब बात करते हैं कि यह तो हो गया बीपीओ, लेकिन आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि क्या होता है कि एक मुख्य कंपनी है, एयरटेल या सैमसंग या जो भी है, एक मुख्य कंपनी है, वह अपना कुछ काम दूसरी कंपनी से करवा रही है, खुद नहीं कर रही है। किनसे करवा रही है, दूसरी कंपनी से करवा रही है, जिन्हें हम बीपीओ या कॉल सेंटर बोल रहे हैं। तो वह क्या कर रही है, अपने काम की आउटसोर्सिंग कर रही है। आउटसोर्सिंग का मतलब सीधा सीधा हो गया बाहर से काम करवाना, खुद नहीं करना। हम खुद काम नहीं कर रहे हैं, हमने बाहर से काम करवा लिया। इसे क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग किसे कहा गया है, बीपीओ को कहा गया है। बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर्स। क्यों कहा गया है, क्योंकि यह अपनी सर्विसेज दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, यह क्या करते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे होते हैं। अब हम लोग बीपीओ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में बीपीओ का जो क्षेत्र है वह सबसे बड़ा क्षेत्र है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉल सेंटर्स होते हैं जो बीपीओ की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जो दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र है। आईटीईएस में से एक क्षेत्र बीपीओ जो है वह मुख्य क्षेत्रों में से एक है, जो कि जिसका विस्तार दिन ब दिन होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बीपीओ सेंटर्स हैं, सबसे ज्यादा बीपीओ कंपनीज हैं जो दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग का काम कर रही होती है। अब बीपीओ की जरूरत क्यों है भाई, हर एक कंपनी है, हर एक कंपनी क्या चाहती है, अपने उपयोगकर्ता से जुड़ी रहना चाहती है, अपने कस्टमर से जुड़ी रहना चाहती है, अपने कस्टमर की शिकायतों को सुनना चाहती है और उन्हें सुलझाना चाहती है। नहीं तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। इसीलिए कंपनियों को किसकी जरूरत होती है, कॉल सेंटर्स की जरूरत होती है। आपने हर एक कंपनी में देखा होगा, आजकल एड भी आने लगे हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जिनमें कहा जाता है आप हमारे अधिक जानकारी के लिए हमारे कस्टमर केयर पर संपर्क करें, है ना। मोबाइल नंबर दिया गया होता है या लैंडलाइन नंबर दिया गया होता है, वह नंबर्स कॉल सेंटर्स के होते हैं, बीपीओ के होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बीपीओ का मार्केट जो है, जो क्षेत्र है, वह दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर बड़ी कंपनी क्या चाहती है, अपने ग्राहक से जुड़ी रहना चाहती है। ठीक, अब भारत में बीपीओ जो है वह कहां पर काम करता है, तो हर बड़े क्षेत्र की हर बड़ी छोटी कंपनी बीपीओ का इस्तेमाल कर रही है। हमें नहीं पता है, क्योंकि यह हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, हमें क्या लेना देना है इन सब चीजों से। लेकिन अब जब आप इस
क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इस क्षेत्र में हो सकता है आगे जाके जाएं, इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि बीपीओ कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है। तो हर बड़े क्षेत्र में, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वह हमारी तकनीकी विभाग हो या कोई भी दूसरा विभाग हो, हर जगह हर बड़ी कंपनी बीपीओ का इस्तेमाल कर रही होती है। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था एयरटेल का। एयरटेल क्या है? एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। वह हमें नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है जिसके द्वारा हम फोन कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक और उदाहरण लिया था सैमसंग का। सैमसंग क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी और मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, यह सब बनाती है। ऐसी और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, सोनी, एलजी, पैनासोनिक, यह सब भी हैं, ठीक है। इनके अलावा दूसरे क्षेत्रों में हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं। हर कंपनी को बीपीओ की जरूरत होती ही होती है। अभी हमने जो उदाहरण लिए हैं वह कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बीपीओ का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं बीपीएम के बारे में। भाई, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर, ये हमने पढ़ लिया। अब बीपीएम क्या होता है? बीपीएम होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। यह क्या करता है? यह बीपीओ को मैनेज करने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। क्यों बनाया गया है? बीपीओ जो है अलग अलग, उन्हें मैनेज करने के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए हम बीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में भारत सरकार बीपीओ चलाने वालों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर रही है। उन्हें विशेष छूट दे रही हैं, उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं ताकि वह अपना व्यवसाय बढ़ा सके। इसीलिए भारत सबसे ज्यादा बीपीओ कंपनीज वाला एक देश है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बीपीओ कंपनी चल रही है। अब बात करें कि आखिर बीपीओ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। बीपीएम में क्या देखना है हमें? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, कि हम कैसे बीपीओ को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने बीपीओ को 3 अलग अलग भागों में बांट रखा है, ठीक है। पहला भाग है आपका आईएसपी, ठीक है। दूसरा है एमएनसी और तीसरा है जीआईसी। अब इनके क्या क्या फुल फॉर्म है? पहला भाग आईएसपी। आईएसपी का मतलब है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आई इंडियन, एस सर्विस, पी प्रोवाइडर। इसी तरीके से एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। एम मल्टी, एन नेशनल और सी यानी कंपनी। और तीसरा ऑप्शन जो है जीआईसी। जीआईसी का मतलब क्या है? ग्लोबल इन हाउस सेंटर। क्या है? ग्लोबल इन हाउस सेंटर। चलिए एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें आईएसपी के बारे में, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। यह ऐसी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही अपनी सर्विसेज देती हैं। अपना काम जो है यह सिर्फ भारत में कर रही हैं। दूसरे देशों से इनका कोई लेना देना नहीं है। यह भारत में ही रहकर भारत के ही लोगों के लिए काम कर रही हैं। ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? आईएसपी, ठीक है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा है एमएनसी। एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी। अब इसके नाम में ही इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। मल्टीनेशनल मतलब
जो अलग अलग देशों में काम कर रही है, जिनके मुख्यालय अलग अलग देशों में हैं। ऐसी कंपनी जो कई सारे दूसरे देशों में भी अपनी सुविधाएं देती हैं, अपना काम देख रही हैं और अलग अलग देशों के लोगों के लिए काम कर रही हैं। ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन इन दोनों से हटके, जिसे हम कहते हैं जीआईसी, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। अब यह क्या ऑप्शन है? इसमें आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना होता, किसी जगह जाकर कोई काम नहीं करना होता है। आप सारा काम कहां से कर रहे होते हैं? घर से। अभी आपने सबसे ज्यादा शब्द सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, सुना है कि घर से काम करो। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनमें काम करने वाले लोग हमेशा से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो शुरू से ही घर से काम कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनमें काम करने वाले लोग अपने घरों से ही अपना काम कर रहे होते हैं, वो सारा काम ऑनलाइन करते हैं। यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कब काम करना है और कब नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जिसमें लोग घर से काम कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लोबल इन हाउस सेंटर। यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि यह लोग ग्लोबली काम करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक कंपनी के लिए लोग काम कर रहे हैं, यह किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए इसे ग्लोबल इन हाउस सेंटर कहा जाता है। हमने बीपीओ के तीनों भाग पढ़े, आईएसपी, एमएनसी और जीआईसी। ठीक है। अब यह तो हमने आज इस वीडियो में बीपीओ के बारे में पढ़ लिया। कुछ उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं। जैसे कि आपके उदाहरण है, आप हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल करते हैं 181, वहां भी एक बीपीओ है, कॉल सेंटर है जो आपका कॉल रिसीव करता है। आप डायल 100 इस्तेमाल करते हैं, वह भी एक तरीके का कॉल सेंटर है। आप लोग 108 इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, इमरजेंसी के लिए। इसी तरीके से आप जो दूसरे जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं अलग अलग, उनका जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वह किसी न किसी कॉल सेंटर, किसी न किसी बीपीओ में ही फोन लगा रहे होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा जब हमें कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सरकार के द्वारा कोई विशेष हेल्पलाइन नंबर दिया गया होता है, तो यह भी कौन मैनेज कर रहा होता है? बीपीओ मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। बीपीओ क्या है? कॉल सेंटर्स हैं जो दूसरी कंपनीज के लिए अपनी सुविधाएं देते हैं, दूसरी कंपनी की तरफ से वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। भारत में बीपीओ का क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा अभी इसमें और डेवलपमेंट होना बाकी है, दिन पे दिन यह बढ़ता जा रहा है। तीनों भाग आपने बीपीओ के लिए देख लिए। इस तरीके से हम बीपीओ को मैनेज करते हैं कि कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में है, वो एमएनसी है, वह आईएसपी है या जीआईसी है। ठीक है। अब हम आने वाले वीडियोस में यह देखेंगे कि आईटीईएस अलग अलग क्षेत्रों में कहां कहां पर और कैसे इस्तेमाल होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।